चाय के बाद तारीना हार्डो ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे इन अल्फाज ने आपको मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं किया होगा, लेकिन एक आखिरी बात कहने के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं रह गई। आप लोग अपने अपने बिस्तरों पर आराम करें और इस इत्मीनान के साथ कि अब आप इंतहाई महफूज जगह पर हैं और आपको किसी भी समत से कोई नुकसान पहुँचने का एहतमाल नहीं है। वो आखिरी बात यह है कि इत्तेफाकात ने आप लोगों को मेरे लिए अहम बना दिया है और मैं एक ऐसे सिलसिले में आपकी मदद चाहती हूँ जो सिर्फ मेरे ज़ाती मफाद से ताल्लुक़ रखता है, और यही वजह आपकी इस इमदाद की बुनियाद बनी। इससे ज़्यादा तफसील इस वक्त नहीं बताई जा सकती। शब बखैर। वो कमरे से बाहर निकल गई। तहजीब ने चौंक कर पूछा, और वो हमारे बिस्तर कौन से हैं जिन पर हमें आराम करना है? अभी उसने ये सवाल मुकम्मल भी नहीं किया था कि एक लड़की अंदर दाखिल हुई और प्रोफेसर ढोक की बातें खिल गईं। बोला, ओ तुम खैरियत से तो हो ना? लड़की ने खुश्क लहजे में कहा, तशरीफ लाइए, और हम तीनों उठकर बाहर निकल आए। लड़की ने पूछा, क्या आप 3 अलग अलग कमरों में क़याम करना चाहेंगे या? मैंने कहा, मेरे और मेरी साथी के लिए एक ही कमरा करवा दीजिए। हाँ, मिस्टर ढोक अलग कमरे में आराम करेंगे। मेरी बात पर तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ढोक गुस्सीली निगाहों से मुझे देखने लगा, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ते हुए लड़की से कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। इन लोगों को इनका कमरा बता दो और उसके बाद मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मुखातिब लड़की को किया गया था जो हमारी रहनुमाई कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने उसके चेहरे पर एक तीखापन महसूस किया। गालिबन ढोक की बात उसे नागवार गुजरी थी। मुझे और तहजीब मेलकम एक्स को एक कमरे तक पहुंचा दिया गया जिसमें 2 खूबसूरत मसहरियां मौजूद थीं। कमरा खासा कुशादा और खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था। उससे पहले यहाँ रहते हुए मैंने ये कमरा नहीं देखा था। पहले मुझे जो कमरा दिया गया था वो दूसरा था। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर तहजीब मेलकम एक्स की तरफ मुड़कर बोला, सॉरी तहजीब, मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझसे एक गलती सरजद हो गई है। तहजीब ने चौंक कर पूछा, क्या? मैंने कहा, बड़े एतमाद से मैंने ये बात कह दी थी कि हम दोनों को एक ही कमरा दिया जाए। तुमने उसे महसूस तो नहीं किया? मेरे इस सवाल पर तहजीब के चेहरे पर एक रंग सा आ गया। वो आगे बढ़कर एक आराम कुर्सी पर बैठ गई और फिर कुर्सी पर झूलते हुए बोली, अब इस बात पर अफसोस क्यों हो रहा है? मैंने कहा, सिर्फ तुम्हारे ख्याल से तहजीब, क्योंकि बाहर तो और। उसने हाथ उठाकर कहा, अली बैठो। मैं आगे बढ़कर उसके सामने जा बैठा। वो बोली, ये तमाम बातें बिल्कुल बेकार हैं। हमें हकीकतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो बातें हमारे दरमियान हो चुकी हैं हम उन्हें उस वक्त तक नहीं दोहराएंगे जब तक कि उसका मौका ना आ जाए। मैंने कहा, बस यूं ही तहजीब, मैंने सोचा दूसरों के सामने। तहजीब ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं, तुमने दूसरों के सामने ये कहकर मेरी वक़्त बढ़ाई है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोली, और सुनो, आइंदा कभी इस तकल्लुफ़ को दरमियान में न लाना। मैंने शोखी से कहा, बेहतर है, हुक्म की तामील की जाएगी। वो बोली, अब जल्दी से ये मसला हल कर दो। मेरा जहन किसी फोड़े की मानिंद पकड़ा है। ये तारीना हार्डो कौन है? उस औरत के बारे में ये अंदाज़ा तो मैं लगा चुकी हूँ कि इंतहाई पुरस्कार और बड़े असर व रसूख की मालिक है। आम औरतों से बेहद मुख्तलिफ। 17 कत्ल कर डाले हैं इसने हमारे लिए। ये मामूली बात तो नहीं है। तुम इसे कब से जानते हो? बहुत कदीम शनासा है क्या? कुछ अजीब सी गुफ्तगू कर रही थी वो, जो मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, उसकी पूरी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन का मसला हल होने के बाद मेरी तुमसे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू हुई थी। थोड़ी सी तफसील तुम्हें बता चुका हूँ, ऑलिव हार्वर्ड के बारे में भी, और ये भी बता चुका हूँ कि डेनिस हेले की तरफ से मुझ पर कातिलाना हमला हुआ था। इन तमाम बातों के बाद मैंने ये सोचा था कि कुछ अरसा किसी पुरसुकून गोशे में गुजारूं और दुनिया के इन हंगामों से दूर रहूं ताकि खुद को आइंदा प्रोग्राम के लिए तैयार कर सकूं। मेरे जहन में जो आइंदा प्रोग्राम है तहजीब, उसकी तफसील भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो मिशन जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद करार दे चुका हूँ, उस पर काम जारी रहना चाहिए, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक कि कोई और बेहतर सूरत मेरे सामने ना आ जाए, या मैं ये ना सोच लूँ कि अब मुझे आराम करना चाहिए। चुनाचे मैं इस तरफ निकल आया। रास्ते में प्रोफेसर ढोक मिल गया, जो दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। बस यूँ समझो कि बिला वजह ही ये मेरे साथ चिपक गया। दिलचस्प आदमी है और उसकी शख्सियत में कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे कर दिया, और फिर हम दोनों को तारीना हार्डो मिल गई। मैंने तहजीब को तारीना हार्डो से मुलाकात के बारे में तफसीलात बताईं और फिर ये भी बताया कि वो किस तरह हमें अपनी रिहाइश गाह तक ले आई थी, और उसके बाद मैंने उसे पहाड़ियों में पेश आने वाला वाक़या और तारीना हार्डो के साथ आखिरी लम्हात की तफसील भी बताई। मैं उसे बेहोश छोड़ आया था और मेरा ख्याल था कि ये ख़तरनाक औरत यकीनन अपनी उस तौहीन का इंतकाम मुझसे लेगी। फिर मैं काल्मो कैंपो की तरफ आ निकला और वहाँ वो वाक़या पेश आया जिसने मुझे तुमसे दोबारा मिला दिया। ये तारीना हार्डो से मुलाकात की तफसील है। उसके बाद उस औरत ने किस तरह हमारे बारे में मालूमात हासिल की,
खास तौर से मैं ग्रीन पोल के सिलसिले में ज़्यादा हैरान हूँ। मेरी शख्सियत तो खैर किसी न किसी तरह उसके इल्म में आ सकती थी, लेकिन उसने ग्रीन पोल के बारे में जो तफसीलात मालूम कर ली वो वाकई दिलचस्प हैं और मुझे उन पर हैरत है। तहजीब कुछ सोचती रही और फिर उसने मुस्कुराते हुए दिलावेज अंदाज में कहा, कहीं तीर नज़र और दर्द जिगर वाला मसला तो नहीं? मैंने किसी कदर शोखी से कहा, लगता तो नहीं है, टाइप ज़रा मुख्तलिफ है इस औरत की, और मैंने इस दौरान भी कोई ख़ास बात महसूस नहीं की। ताहम अगर ऐसी कोई बात है भी तहजीब, तो तुम जानती हो कि माबदौलत अब मसरूफ़ हो गए हैं। तहजीब आहिस्ता से हंस पड़ी, बोली, लेकिन बड़ा पेचीदा मामला है। आखिर ये हमसे चाहती क्या है और वो ज़ाती मफाद क्या है जिसका इसने तस्करा किया है? मैंने कहा, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? वो बोली, एक बात बताओ अली, क्या ये किसी मौके पर गज़बनाक होकर ख़तरनाक नहीं हो जाएगी? मैंने कहा, जो वक्त हम गुजार चुके हैं तहजीब, उसके बाद ख़तरात हमारे लिए तकरीबन बेमानी हैं। जो होगा देखा जाएगा। क्या ख्याल है, अब क्यों ना वाकई कुछ देर आराम कर लिया जाए? तहजीब ने कहा, बिल्कुल, मुझे भी नींद आ रही है। और हम दोनों जूते उतार कर अपने अपने बिस्तरों पर जा लेटे। हुलिये ख़राब हो रहे थे, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था कि उस वक्त बाथरूम में जाकर हुलिया दुरुस्त किया जाए। मैं न जाने कितनी देर तक बिस्तर पर लेटा ताज़ा सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। आखिरकार नींद की आगोश में पहुंच गया। दूसरे दिन तकरीबन 11:30 बजे आंख खुली थी। दीवार गिर घड़ी यही वक्त बता रही थी। तहजीब मुझसे कुछ पहले जाग चुकी थी और जब मैं जागा तो वो बाथरूम से बाहर आ रही थी, धुलधुला कर निखर गई थी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो वो शर्माए हुए अंदाज में बोली, बाथरूम सामने है, तुम भी। और मैं उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले उठकर बाथरूम में चला गया। वापस आया तो तारीना हार्डो की एक मुलाजिमा तहजीब से बातें कर रही थी। तहजीब ने मुझे इत्तला दी कि तारीना हार्डो डाइनिंग रूम में हमारा इंतजार कर रही है। हम दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचे तो तारीना हार्डो एक खूबसूरत लिबास में मलबूस दरवाजे पर आंखें लगाए बैठी थी। हमारे अंदर दाखिल होते ही उसने मुलाजिमा को अहकामात दिए और थोड़ी देर के बाद ही हमारे सामने अनवाउ अक़साम की चीज़ें आ गईं। तारीना हार्डो कहने लगी, दरअसल मैंने नाश्ते और दोपहर के खाने का मुश्तरका इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि भूख इतनी शदीद है कि सिर्फ नाश्ते से काम नहीं चलता। मैंने कहा, शुक्रिया मैडम, लेकिन प्रोफेसर ढोक कहाँ है? तारीना ने कहा, उसे लड़कियां खिला रही हैं। फिर वो खुद ही बेख्तियार हंस पड़ी। मैं समझ गया था। तारीना हार्डो ने प्रोफेसर ढोक को अपनी मुलाजमाओं के साथ मसरूफ़ कर दिया था। वो बोली, दरअसल मैं नहीं चाहती कि वो गैर संजीदा शख्स हमारी गुफ्तगू में शरीक हो। मैंने सादगी से कहा, जैसा आप मुनासिब समझे मैडम। थोड़ी देर के बाद हम उस शानदार नाश्ते से फारिग हो गए और तारीना हार्डो हमें लेकर एक और कमरे की तरफ चल पड़ी। ये कमरा भी मैंने पहली बार देखा था। ये तारीना हार्डो की खुसूसी नशिस्त गाहों में से मालूम होता था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद थीं जिन्हें देखकर मैंने अपने जहन में कुछ अजीब से एहसासात महसूस किए थे। कमरे के ऐन वस्त में एक सफ़ेद सी मशीन रखी हुई थी और सामने ही एक छोटा सा स्क्रीन जो उस मशीन से मुंसलिक नहीं था, बल्कि बिल्कुल ही गैर मुताल्लिक अंदाज में रखा हुआ था। लेकिन मशीन के सामने लगे हुए लेंस से ये अंदाज़ा होता था कि वो कोई जदीद साख्त का प्रोजेक्टर है। तारीना हार्डो ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मशीन के पीछे आ बैठी। हम दोनों को उसने 2 अलग अलग नशिस्तें दे दी थीं और फिर उसकी आवाज़ उभरी, इस स्क्रीन की तरफ देखिए मिस्टर अली, आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें नजर आएंगी। मेरी निगाहें स्क्रीन की तरफ उठ गईं। तारीना हार्डो ने सफ़ेद मशीन के कुछ बटन दबाए और स्क्रीन पर बिजलियां सी तड़पने लगीं। मेरे जहन में बड़ा तजस्सुस पैदा हो गया था। ये औरत शुरू ही से पुरस्रार थी और अब उसकी ये ताज़ा हरकत भी मुझे इंतहाई पुरस्रार लग रही थी। मेरी निगाहें स्क्रीन पर जम गईं। तहजीब भी उसकी तरफ देख रही थी। न जाने क्या नजर आने वाला था उस स्क्रीन पर। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता साफ हो गई। फिर उस पर मुझे अपनी तस्वीर नजर आई। पुरानी तस्वीर थी। जो लिबास उस तस्वीर में पहना हुआ था बहुत उम्दा था और मैंने पहचान लिया था। ये उस दौर की तस्वीर थी जब मैं अमेरिका में कानून का तालिब इल्म था। चंद लम्हा तस्वीर स्क्रीन पर रही, फिर गायब हो गई। उसके बाद एक अंग्रेजी तहरीर उभरी। नाम अली यार खान, कौमियत पाकिस्तानी, कद 6 फुट 1.5 इंच, आंखें गहरी स्याह, बदन सडोल वर्जिशी, शगुफ्ता मिजाज, ज़हीन और ख़तरनाक, सफ़ाक, निडर, बेबाक, शदीद मुंतक़िमुल मिजाज, वक्त पड़ने पर तूफ़ान से टकरा जाने वाला। फिर तहरीर बदल गई। फ़लस्तीनी मकासद के लिए सरगर्म, शानदार कारनामे अंजाम दे चुका है। इस वक्त कहाँ है पता नहीं चल सका है। बैरूत में मौजूद नहीं है। मेरी निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थीं और जहन बदस्तूर हैरत की आमाजगाह था। मेरे बारे में ये मुकम्मल मालूमात थीं, लेकिन तारीना हार्डो ने कहाँ से हासिल की, ख़ास तौर से मेरी तस्वीर। उसके बाद तारीना ने मशीन बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर बोली, यकीनन इस खाके में बहुत सी चीज़ों की कमी होगी। मैंने कहा, आपने मुझ पर काफ़ी मेहनत की है मिस हार्डो। उसने सुकून से कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है।
मैंने कहा वजह? बोली तवील दास्तान है, बोर तो नहीं होगे। मैंने कहा पहले ये बताएं कि ये तफसील आपको कहाँ से मौसूल हुई है, खास तौर से ये तस्वीर जो बहुत पुरानी है। बोली सैन फ्रांसिस्को से है, तस्वीर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से निकलवाई गई है। मैंने पूछा आपका ताल्लुक अमेरिका से है? तारीना ने मुस्कुराते हुए कहा हार्वर्ड से बिल्कुल नहीं है जो तुम्हारा दुश्मन है। मैंने पूछा वैसे अमरीकी ही हैं? बोली नहीं। मैंने पूछा मकामी हैं? बोली सॉरी, मकामी भी नहीं हूँ। यूं समझ लो अभी अपने मुल्क का नाम नहीं बता सकती, कुछ मसलहतें हैं, लेकिन अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा हो गया तो तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने कहा कोई मुआहिदा करना चाहती हैं आप मैडम हार्डो? बोली हाँ अली, इत्तेफाकात बाज़ औक़ात बड़ा दिलचस्प खेल खेलते हैं। मुझे तुम्हारी तलाश थी, तुम मुझे मिले लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानती थी। उसके बाद वो हुआ जो शायद तुम्हारे लिए कोई अहम बात हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतनी अहमियत रखता है कि तुम्हारी शख्सियत पर एक तजुर्बा हो गया। मैंने कहा आपको मेरी तलाश क्यों थी मैडम हार्डो? बोली इससे कबल एक सवाल करना चाहती हूँ अली, क्या मिस मैल्कम की मौजूदगी में तुम ऐसी ज़ाती गुफ्तगू करना पसंद करोगे जो सिर्फ तुम्हारी ज़ात से मुताल्लिक है? मैंने कहा हाँ मिस हार्डो, अपनी ज़ात से मुताल्लिक हर गुफ्तगू मैं मिस तहजीब की मौजूदगी में कर सकता हूँ। वो बोली और अगर बात तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के अग़राज़ व मक़ासिद की हो तो? मैंने कहा जो कुछ मुझसे कहा जा सकता है उसे तहजीब से छुपाना ज़रूरी नहीं। उसने कहा एक और सवाल जो माफ़ करना बिल्कुल ज़ाती नौयत का है। मैंने कहा जी फरमाइए। बोली मिस मैल्कम एक्स के और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है या सिर्फ दोस्ती का? और क्या ये रिश्ता उस वक्त भी कायम था जब आप दोनों दो मुख्तलिफ मकासद के तहत काम कर रहे थे? मैं इस सवाल के लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ। दरअसल यहाँ मेरी मालूमात कुछ नाक़िस साबित हो रही हैं, मैं उनकी तस्दीक चाहती हूँ। मैंने मोबाइल केस की रीडिंग की है। ग्रीन पोल और FIA इस सिलसिले में सरगर्म अमल थीं और उन दोनों इदारों की काविशों को मिट्टी में रौंदने वाला अली यार खान था। क्या इस कोशिश में मिस एक्स शरीक थीं? मैंने कहा तहजीब से मेरा रिश्ता नहायत गैर मामूली नौयत का है, यूं समझ लें एक जान दो कालिब वाली बात है। तारीना बोली मुनासिब जवाब है, मुझे बेहद पसंद आया। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं मिस मैल्कम एक्स की शख्सियत का तयन करना चाहती हूँ। हर चंद के मैं इन मामलात के बारे में पूछने का कोई इस्तेहकाक नहीं रखती। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं अभी अपने मुल्क का नाम नहीं बताऊंगी, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। उम्मीद है कि तुम इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करोगे। मैंने कहा मैडम तारीना, आप यकीन करें मेरे जहन में आपकी इस बात से कोई एहसास पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हम किसी ऐसे मामले पर न सोच सकते हैं न मुत्तफिक हो सकते हैं जो हम दोनों के दरमियान मुश्तरका हैसियत रखता हो। हाँ, आपका ये एहसान मुझ पर कर्ज है जो आपने मुझे उन लोगों के चुंगल से बचा कर किया है, और इस एहसान के इवज़ मैं फ़िलहाल आपको कुछ अदा करने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन अपना कर्ज चुका देने की नीयत ज़रूर रखता हूँ। वो बोली नाप तोल कर गुफ्तगू कर रहे हो अली, इससे कबल भी तो हम थोड़ा सा वक्त साथ गुजार चुके हैं। गो उस वक्त की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चलो उसी हवाले से जो तुमने अभी दिया है कम से कम अपने लहजे में दोस्ताना अंदाज तो पैदा कर लो। मुझे तुम्हारा लहजा खुश्क सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा सॉरी मैडम तारीना, मैं इसके लिए माजरत खां हूँ, लेकिन क्या हम अभी अपने तारुफ के उसी मकाम पर नहीं खड़े हुए जहाँ से गुफ्तगू की इब्तिदा हुई थी? यानी ना अभी आपने अपने बारे में कुछ बताया है, न मैंने आपको अपने बारे में। आपने मेरे बारे में ये मालूमात क्यों हासिल की और आप क्या चाहती हैं? वो बोली अली, मैं एक ऐसे अहम सिलसिले में तुम्हारा ताउन और तुम्हारा साथ चाहती हूँ जो दो मुल्कों के मफाद में है। फ़लस्तीन को मैं ज़ाती तौर पर एक मुल्क करार देती हूँ जो अरबों का है। क़याम इसराइल के सिलसिले में 2000 साल से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वो जिस नहज पर पहुँची और जिस अंदाज में पहुँची, मेरा मुल्क और मैं उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते, और एक ऐसे मुल्क की बाशिंदा होने की हैसियत से मेरी हमदर्दियाँ और दिलचस्पियाँ भी अरबों के साथ ही हैं। और चूंकि तुम इत्तेफाकिया तौर पर अरब नहीं बल्कि पाकिस्तानी हो, यूं हमारे दरमियान एक कदर मुश्तरक हो गई, यानी दो बिल्कुल अलहदा ममालिक के लोग फ़लस्तीन से वही मोहब्बत, वही हमदर्दी और वही अकीदत रखते हैं जो अरबों के दिल में हो सकती है। तो अली, एक ऐसी मुश्तरका सूरत हाल पेश आ गई जिसमें हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक छोटी सी बात मुख्तलिफ है। यानी मैं जो काम करना चाहती हूँ वो सिर्फ फ़लस्तीनी अरबों के ही नहीं बल्कि मेरे मुल्क के मफाद में भी है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ अली कि एक खौफनाक मंसूबा जो अरबों के लिए मुस्तकबिल में तबाहकुन हो सकता है मेरे सामने आया है और तुम्हारे साथ मिलकर मैं उस मंसूबे को नाकाम बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं इस बात की तवक्को रखूँ कि तुम इस काम में दिलचस्पी लोगे? तहजीब की आवाज़ सुनाई दी, मैडम हार्डो, मुझे इस मामले में बोलने की इजाज़त दी जाए। मैंने और तारीना दोनों ने ही चौंक कर तहजीब को देखा। वो कह रही थी अली के बारे में आप सैन फ्रांसिस्को से जो मालूमात हासिल कर चुकी हैं उनके तहत आपने अपने तौर पर ये यकीन कर लिया होगा कि पाकिस्तानी नौजवान अपने जज्बा अखुवत से सरशार होकर जो कुछ करता रहा है, अगर उसके सामने ऐसी कोई बात आए तो वो इनकार नहीं कर सकता।
علی آپ کے سامنے مجھے اپنے وجود کا آدھا حصہ کہہ چکے ہیں، چنانچہ بات دونوں حصوں میں سے کسی کی زبان سے نکلے اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مسئلہ فلسطینی مفاد کا ہے تو ہم آپ سے ہر طرح کے تعاون پر آمادہ ہیں۔ جذبوں کی تخلیق عجیب انداز میں ہوتی ہے۔ تہذیب مجھے بہت پہلے ملی تھی، لیکن نامعلوم وہ کون سا لمحہ تھا جب اس طرح ملنے کے بعد تہذیب میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر گئی، اور اس وقت وہ بولی تھی تو اتنا اعتماد تھا اس کے لہجے میں، اتنا یقین تھا اس کے لفظوں میں کہ تردید کا کوئی تصور ہی نہیں ابھرتا تھا۔ تارینہ نے میری طرف دیکھا، غور کرتی رہی اور پھر تہذیب کی طرف رخ کر کے بولی، میں یہ اعزاز حاصل کرنے پر تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ بہت مشکل بات ہے اس معیار کا پیدا ہو جانا۔ تو مسٹر علی یار خان، بات ایسے ہی ایک مشترکہ مفاد کی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ ہاں، اگر اس پیشکش کے سلسلے میں تم لوگ آپس میں کچھ مشورہ کرنا چاہو تو میں تمہیں وقت دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا، ابھی تو پیشکش ہی ہمارے سامنے نہیں آئی میڈم ہارڈو۔ وہ بولی، تو سنو علی، میں گوئٹے ہل کی باشندہ نہیں ہوں، امریکن بھی نہیں ہوں۔ جیسے کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ میرا ملک فلسطین اور اسرائیل کے معاملات میں غیر متعلق رہا ہے۔ ہم نے کبھی اسرائیل کی براہ راست کوئی مدد نہیں کی، بلکہ بعض مواقع پر ہم نے عربوں کے مفادات کے لیے ایسے کام کیے جن پر ہمیں بیرونی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ قبل چند ملکوں کی ایک مشترکہ کانفرنس میں کیمیاوی ہتھیاروں کو محدود کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ میرا ملک کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری میں پیش تھا، اور ہم نے اس سلسلے میں دنیا کے سامنے جو کچھ پیش کیا تھا وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن تھا۔ تباہ کن ہتھیار جن جذبوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، لیکن بعض ملکوں کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ میں اپنے ملک کی سیاسی حیثیت تمہارے سامنے کبھی پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میرے پاس اپنے وطن کی امانت ہے۔ مختصر یہ کہ اس پروگرام کے سلسلے کی ایک ذمہ داری میرے ملک نے قبول کی ہے۔ ہم نے کیمیاوی ہتھیاروں کو اور ان کے فارمولوں کو مخلصانہ طور پر یکجا کیا اور انہیں ضائع کر دینے کا فیصلہ کیا۔ ہماری ایک آبدوز ان چیزوں کو لے کر سمندر میں پہنچ گئی اور اس مخصوص سمت بڑھنے لگی جہاں ہمیں یہ تمام چیزیں سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دینا تھیں۔ اس آبدوز کا سفر بخیر خوبی جاری تھا کہ کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور آبدوز کو اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اغوا کر لیا۔ آبدوز کے عملے کو بے ہوش کر کے ایک ویران جزیرے پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس جزیرے پر پڑے رہے۔ ہمارا ملک آبدوز کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ ہم نے بہت سے ممالک سے اس سلسلے میں امداد بھی طلب کی تھی، مگر یہ مشترکہ مہم مسلسل ناکامیوں سے دوچار رہی۔ ہاں، آبدوز کے عملے کا سراغ ہم نے لگا لیا تھا۔ آبدوز پر جو کچھ تھا مسٹر علی وہ بے حد خطرناک تھا، اور وہ جس کے ہاتھ بھی لگا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر اس کے بعد تمام الزام ہمارے ملک پر آئے گا، کیونکہ کیمیاوی ہتھیاروں کو محدود کرنے والے ممالک کی مشترکہ کانفرنس میں جو فیصلے دیے گئے تھے ان کے مطابق یہ ذمہ داری ہمارے ملک کی تھی کہ وہ کیمیاوی ہتھیاروں اور ان کے فارمولوں کو اس مخصوص طریقے سے ضائع کر دے۔ ان ممالک نے شبے کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ملک نے کسی بھاری معاوضے کے عوض یہ سب کچھ کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تاہم ہماری کوششیں مسلسل جاری تھیں۔ اس کے بعد ہائل جوشیو نے ہم سے رابطہ قائم کیا۔ مسٹر علی، ممکن ہے آپ نے اس شخص کا نام سنا ہو۔ ہائل جوشیو ایک بین الاقوامی دہشت پسند ہے۔ اس کا نام پچھلے چند سال سے یورپ کے مختلف حلقوں میں سنا جا رہا ہے۔ چند بین الاقوامی سازشوں میں اسے ملوث سمجھا گیا ہے۔ بعض ملکوں کے ایجنٹوں نے جو معلومات پیش کی ہیں ان کے تحت ہائل جوشیو کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں ہے، بلکہ وہ معاوضہ لے کر دہشت پسندی کرواتا ہے۔ ہائل جوشیو کی طرف سے ہمیں جو پیغام ملا وہ بے حد خوفناک تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ آبدوز میں موجود کیمیاوی ہتھیار، ان کے فارمولے اور نمونے اس کی تحویل میں ہیں۔ ہمارا ملک چاہے تو ان چیزوں کا سودا کر سکتا ہے، بصورت دیگر ان چیزوں کو اسرائیل کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا، کیونکہ اسرائیلی ایجنٹ بھی اس سلسلے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ صورتحال میرے ملک کے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ ہم نے اپنے طور پر ہر وہ کوشش کر ڈالی جو کر سکتے تھے، اور تمام صورتحال ان پر واضح کر دی گئی۔ ڈیئر مسٹر علی، میں اپنے ملک کے ایک خصوصی محکمے کی سربراہ ہوں، اور یہ ذمہ داری بہت پہلے میرے سپرد کر دی گئی تھی کہ میں کیمیاوی ہتھیاروں سے لیس اس گمشدہ آبدوز کے لیے کام کروں۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن ہائل جوشیو کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل نہ ہو سکی، اور میں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نمایاں کام نہیں کر سکی ہوں۔ میرے آدمی مسلسل اس تگ و دو میں مصروف ضرور ہیں۔ فلسطینی اس سلسلے میں دلچسپی تو پوری لے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے ہمارے ملک میں بھیجا ہے وہ اس معیار کے لوگ نہیں ہیں کہ اتنا اہم کام انجام دے سکیں۔ میں نے اپنے ملک کے سرکردہ افراد سے کہا کہ مجھے انسانوں کا ایک جم غفیر نہیں
بلکہ ایک ایسی اہم اور ٹھوس شخصیت درکار ہے جو بے شمار انسانوں کا بدل ثابت ہو۔ اس سلسلے میں چند افراد میں نے منتخب کیے تھے، اسی دوران تمہارا نام بھی میرے سامنے آیا۔ مجھے تمہاری شخصیت میں دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے تمہارے بارے میں بیروت سے رپورٹ طلب کر لی۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کی روشنی میں نے سین فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے تمہارے بارے میں مکمل تفصیلات طلب کر لیں۔ پھر میرے علم میں والٹ موبائے اور جنرل ٹیرس کی چپقلش آئی۔ گوئٹے ہل کے انقلاب اور اسرائیلی ایٹمی پروجیکٹ کی تباہی کے سلسلے میں بھی تمہارا نام سامنے آیا۔ پھر بالکل اتفاق کے طور پر تم مجھے مل بھی گئے، لیکن جب تم مسٹر ڈھو کے ساتھ مجھ تک پہنچے تھے اس وقت میں تمہیں پہچانتی نہیں تھی اور میں نے تمہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے شاید اس وقت بھی تمہیں بتایا تھا کہ انسان شناسی میرا محبوب مشغلہ ہے اور وہ کھیل جو پہاڑوں میں کھیلا گیا صرف ایک ذاتی سی بات تھی جو میری اپنی دلچسپیوں تک محدود تھی۔ ہاں، جب تمہارے بارے میں مجھے سین فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے رپورٹ موصول ہوئی اور تمہاری تصویر میرے سامنے آئی تو میری آنکھوں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس وقت یقین کرو مجھے خود پر فخر محسوس ہوا کہ میں نے ایک شاندار شخصیت کو پا لیا تھا، لیکن پھر تمہیں کھو دینا میرے لیے انتہائی رنج کا باعث بنا۔ میں نے لمحوں میں اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا اور اپنے اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے کالمو کیمپوں میں تمہاری تلاش خاص طور سے جاری رکھی اور نتیجتاً تم مجھے مل گئے ہو۔ مسٹر علی، یہ ہے وہ کہانی جو ممکن ہے اس وقت تمہارے لیے حیرت انگیز ہو، لیکن شاید آنے والے وقت میں ہمارے درمیان ایک بہترین تعاون کی فضا پیدا کر دے۔ تم چاہو تو تنظیم آزادی فلسطین سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، بیروت سے ان کے نمائندے یہاں طلب کیے جا سکتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری مرضی کے مطابق احکامات منگوائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا اپنا ملک تمہارے ساتھ ہر تعاون کر سکتا ہے جس کے تم خواہش مند ہو۔ اگر تم تنظیم آزادی فلسطین کے لیے کام نہ کرنا چاہو تو میں ذاتی طور پر اپنے ملک سے اس کی درخواست کر سکتی ہوں کہ جو گراں قدر معاوضہ تم اس سلسلے میں طلب کرو وہ تمہیں دیا جائے۔ ہم حائل جوشیوں کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اس طرح ہمارا ملکی وقار مجروح ہوتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ فارمولے اور کیمیاوی ہتھیاروں کے نمونے ہمیں مل جانے چاہئیں۔ انہیں حائل جوشیوں کی گرفت سے نکال کر سمندر کی تہہ میں دفن کر دینا ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ملک کا وقار بحال کر سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔